Okay, good morning, children. Today we are going to discuss chapter 5 of Hornbill, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, which is written by Nanny Palkhiwala. Notice this expression in the text. We will discuss the chapter in detail. The following article was written by Nanny Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The article है, it was written by Nanny Palkhiwala and it was published in the Indian Express on 24th November 1994. So you should remember the date 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. जो बातें उसने उठाई थी रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, इस धरती की डिक्लाइनिंग हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य में गिरावट जारी रही, टू हैव रिलेवेंस बिल्कुल ज़रूरी है, उस मैटर पे हमें बात करनी चाहिए. सो लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल एंड फाइंड आउट. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. मानव इतिहास में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसने जल्दी से अपने आगोश में लिया है. ग्रिप्ड मीन्स कैच द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति की कल्पना शक्ति को अपने अंदर ले लिया. मीन्स सबका ध्यान एक ही तरफ लग गया और पूर्णतः सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली और बड़ी तीव्रता से जितनी जल्दी ग्रीन मूवमेंट रोल ने लिया है, इस हरित क्रांति ने लिया है. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, लगभग जो किस कब शुरू हुआ था 25 ईयर्स अगो, यानी कि 25 ईयर्स कब के कंटेक्स्ट में है ये 1994 से पहले 25 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था ग्रीन मूवमेंट रोल. In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. 1972 में दो पहली ग्रीन पार्टी थी न्यूजीलैंड में पाई गई, यानी उसको ढूंढा गया इन द सेंस उसको बनाया गया. एक ग्रीनरी से रिलेटेड पार्टी जो थी वो न्यूजीलैंड में 1972 में उसको बनाया गया था. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. समझ में आ गया फर्स्ट स्टैंजा भाई, सॉरी एक्सट्रैक्ट. स्टैंजा पोयम में होता है और यहाँ होता है एक्सट्रैक्ट. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. We have shifted, हमने चेंज कर चुके हैं हम. वन होप्स, हमारी उम्मीदें, इर्रिवोकेबली, बिल्कुल अडिग होके, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक व्यू होता है मशीनी, मैकेनिस्ट से रिलेटेड विचारधारा, वो क्या है, टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. होलिस्टिक मीन्स कंप्लीटली एंड इकोलॉजिकल मीन्स इस पर्यावरण से रिलेटेड, इस पारिस्थितिकी विज्ञान से रिलेटेड विचारधारा इस दुनिया की. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी, ये बदलाव है मानव परसेप्शंस में, थिंकिंग, सोच में, एज रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी तरीके से, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कोपरनिकस द्वारा. हॉ टॉट मैनकाइंड इन द 6th सेंचुरी, जिसने मानव जाति को सिखाया 6th सेंचुरी में, दैट द अर्थ, क्या सिखाया कि ये धरती जो है ना, एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे जो ग्रह हैं, रिवोल्व्स राउंड द सन, धरती और दूसरे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. किसने बताया था हमें ये? कोपरनिकस ने. किस सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में. याद रखेंगे आप, 6th सेंचुरी में कोपरनिकस ने हमें बताया था कि अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, मानव इतिहास में पहली बार वहाँ हमें पता चला कि वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस है, पूरी वैश्विक सोच है, समझ है. कॉन्शियसनेस मीन्स अलर्टनेस, सोच, समझ, जागरूकता. दैट द अर्थ इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की धरती जो है ना, आप समझते हो निर्जीव है, निर्जीव नहीं है, ये सजीव है. इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एन एनॉर्मस बीइंग, एक एनॉर्मस मीन्स ह्यूज,
बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम भी भाग हैं। इस धरती पे हम जीवित है तो ये धरती भी जीवित है, पेड़ पौधे हैं तो हैं ये। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन, जैसे फूड खाते हैं आप, खाना खाते हैं, केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी में चेंज हो जाता है ना, तो इसके भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है, ज़रूरतें हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस, और विशाल इसके प्रक्रिया है, प्रोसेस है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिसकी हमें ज़रूरत है उनका सम्मान करना और उनको संरक्षित रखना, प्रिजर्व। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट्स इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ के जो ये विशाल साइन है, संकेत है, वो दिखाते हैं कि एक पेशेंट जो है उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो इट मीन्स इस धरती का स्वास्थ्य जो है वो गिरता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, हमने सोचना शुरू कर दिया है अपनी नैतिक जिम्मेवारियाँ, एथिकल मीन्स मोरल, ऑब्लिगेशंस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियाँ। टू बी गुड स्टीवर्ड्स, स्टीवर्ड्स मीन्स सर्वेंट, सेवक, हमें अच्छा सेवक बनना चाहिए इसका, ऑफ द प्लैनेट, इस ग्रह का, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और हमें ट्रस्टी होता है जो संरक्षक होता है, देखभाल जो करता है, और हमें एक उत्तरदायी संरक्षक बनना है इस लेगेसी का, इस जनरेशन का, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इस भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जो चीज़ हमें दे गए हमारे पेरेंट्स, पूर्वज, हमें उस चीज़ को एज इट इज़ या थोड़ी बेहतर करके अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। जो कंसेप्ट है ना, विचारधारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई सब समुचित तरीके से विकास करे, सबका विकास हो, है ना, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट था ये पॉपुलराइज, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की इसने 1987 में, किस द्वारा? द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने कंसेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कब था ये? 1987 में, याद रखना आपको। In its report, it defined the ideas of development that meets the needs of the present। इस रिपोर्ट में इसने दिखाया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। आज जो प्रेजेंट में हमें ज़रूरत है ना, उतनी ही यूज़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने, समझौता नहीं करना। भविष्य की पीढ़ियों का जो प्रोडक्शन है वो हमें नहीं लेना है, उनके लिए भी तो बचा के छोड़ना है। ये नेचुरल रिसोर्सेज आप लेते जा रहे हैं, ऑयल लेते जा रहे हैं, आप वाटर लेते जा रहे हैं, अरे फ्यूचर जनरेशन प्यासी मरेगी क्या? दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। जिसका मतलब है विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड, बिना उस ऑफ रिसोर्सेज, बिना सिंचित किए प्राकृतिक संसाधनों को फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिनकी भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरत पड़ेगी। यानी जितना भविष्य की पीढ़ी, जितनी हमें ज़रूरत है ना, उतनी भविष्य की पीढ़ियों को भी ज़रूरत है। तो हमें ध्यान रखना है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के हम रखें। ओके। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads। लुसाका ज़ैम्बिया में एक जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ एक पिंजरा है और उस नोटिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, लेकिन एक शीशा है, मिरर है, वहाँ आप अपने आप को देखते हैं। इनसाइड द केज, उस पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज। धन्यवाद है उन नंबर ऑफ एजेंसीज का, संस्थाओं का, इन डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग देशों की है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन, एक नई जागरूकता अभी लाई गई है। डाउन्ड अपॉन होता है बेटा केम, बिकेम क्लियर, ठीक है। डाउन्ड अपॉन होता है आ गई, स्पष्ट हो गई, एक नई अवेयरनेस स्पष्ट हो गई। क्या है वो? द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी क्या है? दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है इंसान। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू
वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। यहाँ एक सिस्टम हमने अब वह महसूस कर चुका है उस सिस्टम को जो पहले डोमिनेशन पे आधारित था। डोमिनेशन होता है वर्चस्व स्थापित करना, दूसरे पे अपना प्रभुत्व जमाना, लेकिन आज जो है वो कोऑपरेशन पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। इतना ही सहयोग आपका, इतना ही दूसरे का। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने सूची बनाई है, कैटलॉग मीन्स सूची बनाना, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज कि मनुष्य के साथ साथ 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियां हैं जिसके साथ मनुष्य इस धरती को शेयर किए हुए हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, लेकिन अनुमान जो है वो इससे भी और ज़्यादा है जिसका आकलन आज नहीं हो सका, जिनके बारे में हमें पता नहीं चल सका। और भी लिविंग स्पेसीज है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3, बायोलॉजिस्ट को याद है, मीन्स वो अनुमान लगाते हैं, रेकन करते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज की 3 से 100 मिलियन लिविंग स्पेसीज और भी हैं जो लैंग्विश है। लैंग्विश होता है बेटा विदरवे, जो मुरझाई हुई है, क्षीण पड़ी हुई है, इधर उधर पड़ी हुई है, अननेम्ड बिना नाम की, यानी कि जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो 3 से लेकर 100 मिलियन तक बिना जानी पहचानी अनजान पड़ी हुई है। इग्नोमिनियस डार्कनेस, इग्नोमिनियस होता है इनफेमस, बदनाम, घृणित, अंधेरे में, अंधकार में, इग्नोमिनियस डार्कनेस में वो सारी स्पेसीज पड़ी हुई है। आपको कितने के बारे में पता है? वैज्ञानिकों ने बताया 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज, और 3 to 100 मिलियन जो है वो अनजान पड़ी हुई है, उनका नाम पता आपको पता नहीं है। तो देखो कितने सारी स्पेसीज है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एलिया, प्रारंभिक एक इंटरनेशनल कमीशन था जो इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच में, अन्य बातों के साथ दूसरी चीज़ों के बीच में, आप मीनिंग भी लिखते चलेंगे, इंटर एलिया अमंग अदर थिंग्स विच द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज द ब्रेंट कमीशन, जिसमें क्वेश्चन था पर्यावरण, इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी विज्ञान का और पर्यावरण का, वॉज द ब्रेंट कमीशन। वो कौन था जिसने इंटर एलिया दिया और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में थ्योरी दी? वो था ब्रेंट कमीशन। विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, मिस्टर एल के झा, जिसमें एक विख्यात, एक फेमस मेंबर भी था, इंडियन था वो, उसका मेंबर भारतीय भी था एक, उसका नाम था एल के झा। द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, पहली ब्रेंट रिपोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर्स्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स। देखो कितनी अच्छी लाइन है, अंडरलाइन द लाइन। क्या आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर्स्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्कोर्स्ड मीन्स जलता हुआ, हीटेड, जलता हुआ प्लैनेट, ग्रह छोड़ के जा रहे हैं जिसमें कि एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसमें रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है इसका मतलब बेटा हरियाली नहीं है ना? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक बढ़ता हुआ रेगिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं? देखो टेम्परेचर कितना बढ़ गया। इम्पावरिश्ड लैंडस्केप, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप होता है वो भूदृश्य तो बिल्कुल दरिद्र बन चुका है, बिल्कुल बुरा बन चुका है, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट देखो कितना बीमार हो चुका है, देखो कैसे फॉग स्मोग है ना, एंड एलिंग एनवायरनमेंट। जो फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट थी बेटा, ब्रेंट कमीशन की रिपोर्ट, उसमें एक इंडियन भी था ना, उसका नाम क्या था? मिस्टर एल के झा। उसकी रिपोर्ट थी आर वे टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर्स्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारपूर्वक किताब में, उसकी किताब का नाम क्या था? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की किताब का द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये याद रखना आपने, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसमें पॉइंट्स आउट करते हैं दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, कि धरती के यदि प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, मुख्य 4 सिद्धांत हैं, वो है फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। अभी अभी आपको बताया था, फिशरीज, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स मीन्स आपके खेत खलिहान। एंड दे आर
एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और जो आधार देते हैं, बेस देते हैं ग्लोबल वैश्विक आर्थिक स्थिति को, ये चार चीज़ें देती हैं। क्या क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमें फूड सप्लाई करने के कारण these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये चारों चीज़ें जो है इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, कच्चा माल प्रोवाइड करती है, केवल छोड़ के मिनरल्स को छोड़ के, और पेट्रोलियम्स को, डिराइव्ड सिंथेटिक्स जिनको हम सिंथेटिक तरीके से पैदा करते हैं, लाते हैं, बनाते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level। दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में मानव जिन इन चीज़ों पे दावा करता है ना, ये चीज़ें जो है अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुकी है, बेमेल स्तर पर। यानी इनका प्रोडक्शन तो ज़्यादा, हम इनको ले तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ये उस लेवल में, उस स्तर से जितना हम इनको ले रहे हैं, जैसे वाटर हम 10 लीटर पर डे ले रहे हैं, लेकिन अर्थ को वापस 10 लीटर तो नहीं दे रहे ना, तो अनसस्टेनेबल लेवल है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक पॉइंट है जहां उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पेयर हो चुकी है, वो उसको लकवा मार चुका है, वो इम्पेयर हो चुकी है, असहज हो चुकी है। फिजिकल इम्पेयर्ड होते हैं ना, इम्पेयर्ड मीन्स जिनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती, क्या बोलते हैं, अपंग। When this happens, जब ये ऐसा होता है ना, यानी आप डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं करते, तो क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज जो है वो कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है, यानी वो काम जो है फिशरीज का फिर कम हो जाता है। फॉरेस्ट्स डिसअपीयर, जब आप बार बार जंगलों को काटेंगे तो फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, घास के मैदान जो है वो बदल जाते हैं बंजर भूमि में। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और फसली जो भूमि है वो डिटीरियोरेट होना है बेटा, क्षीण होना, बर्बाद होना, ठीक है। फिशरीज कोलैप्स कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाना होता है गिर जाना, अचानक गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो गिर गई, यानी उनका जो है भंडारण और उनकी जो उपज है वो कम हो जाती है। क्या? ओवर फिशिंग जब आप करते हैं। फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल गायब हो जाएंगे, पेड़ काटेंगे तो कहाँ नजर आएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, अब घास के मैदान, जब बार बार आप घास के मैदान खत्म करेंगे तो बंजर भूमि, और बेटा क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन के कॉन्शियस मीन सचेत, देखो आपको भी पावर हीटर बनना चाहते हो, आपकी बहुत प्रोटीन के बारे में सचेत हो आप, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और प्रोटीन की भूखी दुनिया में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, जरूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना कॉमन हो चुका है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, गरीब देशों में लोकल जंगलों को डेसिमेटेड मीन्स काटा जाना, काटा जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, जलाते हैं ना लकड़ी। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, लकड़ी का ईंधन इतना महंगा हो चुका है दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो पोट के अंडर जाती है ना चीज़, पोट के अंडर मीन्स लकड़ी जलने के लिए, वो महंगी हो जाती है जो पोट के अंदर चीज़ होती है, यानी खाने वाली चीज़ से महंगी लकड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है, अंडरलाइन द लाइन। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर माया, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो है इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर, डॉक्टर मायर्स के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के पावर हाउस, इवोल्यूशन के पावर हाउस कौन है? ये है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी प्रजातियां जो है खत्म होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन पे हैं, खत्म होने की कगार पे है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके विनाश के परिणाम स्वरूप।
इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड्स मैनकाइंड। ये बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि जंगल जो है वो मनुष्य से पहले आए हैं भाई, पहले जंगल ही तो थे इस धरती पे। डेजर्ट्स फॉलो, और मनुष्य के बाद क्या आएगा? डेजर्ट्स। तो मैं फॉरेस्ट प्रिसीड्स मैनकाइंड एंड डेजर्ट्स फॉलो, डेजर्ट्स बाद में और फॉरेस्ट पहले। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो वर्ल्ड की पैट्रिमनी है, पैट्रिमनी मीन्स हेरेडिटी, धरोहर, पैतृक धरोहर होती है ना, माता पिता द्वारा दी गई। तो द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया की जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, इन उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं बेटा हॉट एंड वेट एरिया के फॉरेस्ट, है ना, सूखे और आर्द्र, आर्द्र जहाँ नमी होती है वहाँ के जंगल is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year। आज वो eroding means बेटा reducing, कम हो रहे हैं। कितने से कितने तक? 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक वर्ष में 40 से 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट जो है कम हो रहे हैं, कट रहे हैं, इरोडिंग, कटिंग डाउन। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और अधिक यूज डंग का, काऊ डंग होता है ना, उसके केक बनाते हैं, काऊ डंग के केक, उपले उपले होते हैं ना, तो काऊ डंग के तो बनते हैं वो काऊ डंग केक हैं। तो जो काऊ डंग को जलाते हो आप, उसके बहुत ज़्यादा उपलों के जलाने के यूज को से क्या रीज़न बनता है, क्या होता है? धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, एक बहुत ही प्राकृतिक खाद जो होती है ना, उससे वंचित हो रही है। क्यों? उस खाद को तो यूज करने नहीं दे रहे आप तो उस गोबर के, उस गाय के डंग से को उपलों में कन्वर्ट करके उसको जला रहे हैं। तो इससे क्या परिणाम हो रहा है? धरती जो है वो बंजर बनती जा रही है। नेचुरल फर्टिलाइज़र, द वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट्स लगाता है दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था कि 5 गुना ज़्यादा पेड़ और लगाए जाए ना, जितने पेड़ है, तब फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 की जब ईंधन की जो ज़रूरत पूरी हो पाएगी वो तब पूरी हो पाएगी। यानी जितने जंगल है, जितने फॉरेस्ट है, जितने पेड़ है, उससे 5 गुना ज़्यादा और पेड़ लगाए जाएं तो 2000 तक। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जेम्स स्पेथ ने, जो प्रेसिडेंट था वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का, उसने एक दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि हम खो रहे हैं 1 एकड़ फॉरेस्ट 1 सेकेंड में, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक है कि 1 एकड़ और आधा एकड़, यानी 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट इन अ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में प्यारे बच्चों हम 1 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं। ये तो रिपोर्ट थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि 1 और 1.5, देखो इतनी देर में कितने एकड़ फॉरेस्ट कट गए दुनिया में, है ना। तो व्हाट इज सी द फास्ट कटिंग रेट ऑफ द फॉरेस्ट, कितनी जल्दी से हम पेड़ काटते जा रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that, आर्टिकल 48 भारतीय संविधान का हमें प्रदान करता है that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। क्या बताता है ये? endeavor means ट्राई करना, कि स्टेट को जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। स्टेट सेल एंडेवर, स्टेट जो है वो ट्राई करेगा, प्रयत्न करेगा। क्या प्रयत्न करेगा? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, बचाने की और इम्प्रूव करने की, बढ़ाने की, एनवायरनमेंट को, टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, पर्यावरण को, जिससे कि फॉरेस्ट सेफ रहे, एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवन देश का। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट। लेकिन वो क्या चीज़ है जो अनंत एंग्विश मीन चिंता फैक्ट में पैदा करती है? दैट लॉज आर, अंडरलाइन द लाइन बेटा, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। आपको पता है भारत में ना तो कानून का
अच्छे से कानून को अच्छे से लागू किया जाता है और ना ही अच्छे से पालन किया जाता। आपको कहते हैं डोंट क्रॉस रेलवे क्रॉसिंग व्हाइल द ट्रेन इज कमिंग। रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस मत कीजिए, जब ट्रेन आ रही है बाइक निकाल के आप क्रॉस करते हैं ना। तो लॉज आर नेवर एनफोर्स्ड नॉर फॉलो इन इंडिया। भारत में कानून का जो है वो अच्छे से ना तो पालन किया जाता है, ना तो रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही उनका पालन किया जाता है। आपको कहते हैं बाइक पे हेलमेट लगाना है, कार पे सीट बेल्ट लगानी है, आप हेलमेट हाथ में लगाते हैं, सर पे लगाते नहीं। सी द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड। कानून ने कहा है हेलमेट लगाइए, आप लगाते नहीं। आप हाथ में लेके आप जो आपके पीछे बैठा है उसको दे देंगे हेलमेट और आप चलेंगे फिर। तो ये तो अच्छी बात है नहीं ना। लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड। ना तो भारत में कानून का सम्मान किया जाता, नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, ना उसको अच्छे से लागू किया जाता। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड। कि जो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी छुआछूत है और बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी है, पहले बंधुआ मजदूरी होती थी ना, अभी भी होती है, शैल बी अबोलिश्ड, कि इनको ख़त्म किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली, लेकिन घृणित तरीके से वो आज भी फल फूल रही है। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 44 वर्ष बाद भी और रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स, एक तत्कालीन रिपोर्ट पार्लियामेंट की एस्टिमेट्स लगाती है, एस्टिमेट कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन। उसने अनुमान लगाया है, एक नियर मीन्स नज़दीक ही, कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन बहुत चरम क्षीण होना, कैटास्ट्रोफिक होता है बिल्कुल चरम लेवल पे, और ख़त्म होना, डिप्लीशन मीन्स क्षीण होना, कम होना, ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट, भारत के जो जंगल है, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशक में सबसे ज़्यादा यदि जंगल ख़त्म हुए हैं तो वो पिछले 4 दशक में ख़त्म हुए हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, विश्वसनीय डाटा के अनुसार इंडिया जो है इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक वर्ष में 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट खो रहा है इंडिया। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड्स, जिनको विशेष तौर पर माना गया था जंगली भूमि, बुक में ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो लगभग, वर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट, वो क्या हो चुके हैं, वो ट्रीलेस हो चुके हैं, पेड़ विहीन हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंटल स्टैटिस्टिक। जो गवर्नमेंट के आंकड़े दिखाए गए हैं ना प्यारे बच्चों, उससे 8 गुना ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है, बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स, एक 3 वर्ष की सैटेलाइट से स्टडी की गई है, एंड एरियल फोटोग्राफी, और एरियल फोटोग्राफी होती है ऑफ द एयर, हवाई फोटोग्राफी, यानी ऊपर सैटेलाइट्स लगे हुए हैं उनसे फोटोग्राफी कराई गई है। एरियल मीन्स ऑफ द एयर, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। किसने कंडक्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। वो वॉन्स करती है दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटीरियोरेटेड सो बैडली, कि वातावरण जो है इतने बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, दैट इट इज़ क्रिटिकल, कि ये बिल्कुल क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, ये बिल्कुल मुश्किल है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, कि जहाँ जो 88 कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्टिगेट किया गया है, एग्जामिन्ड किया गया है, जांच पड़ताल की गई है, उन 88 कंट्रीज़ में वातावरण बहुत ख़राब हो चुका है, बिल्कुल डेंजर लेवल से भी बहुत ऊपर जा चुका है। इंडिया भी उनमें से एक है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। वो कोई डाउट ही नहीं है, जो ग्रोथ है ना, बढ़ोतरी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो मानव समाज को डिस्टोर्टिंग कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। मानव समाज को डिस्ट्रॉय करने में किसका योगदान है? ग्रोइंग पॉपुलेशन का भी। अब पॉपुलेशन भी जिम्मेवार है। इट टुक मैनकाइंड मोर अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मानव समाज को, मानव जाति को लिया 1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ष, यानी 10 लाख वर्ष से भी ज़्यादा 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में।
That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. तो 1800 में 1 बिलियन थी. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. जो आज की वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट किया गया 5.7 बिलियन. ये कब के कंटेक्स्ट में बात चल रही है? 1994 में कहा था ये ऐसा. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन. हर 4 दिन में दुनिया की जनसंख्या 1 मिलियन हो जाती है, 10 लाख बढ़ जाती है हर 4 दिन में प्यारे बच्चों. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज. उपजाऊपन कम होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है. एजुकेशनल स्प्रेड्स और शिक्षा बढ़ती है. एंड हेल्थ इम्प्रूव्स और स्वास्थ्य बढ़ता है. भाई आपकी इनकम अच्छी होगी तो एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा आपको. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव. इसलिए विकास ही सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव है, इस विनाश को रोकने में मददगार है. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज. लेकिन डेवलपमेंट जो है, विकास पॉसिबल नहीं होगा यदि ये नंबर जो है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज जो है ऐसे ही चलती रही.